नमस्कार, मैं हूं हेवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश सरकार 20 तारीख को जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करवाने जा रही है। इससे पहले इस तरह के आयोजनों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता था। वैसे ये जो GIS है, इनको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था और हर 2 साल में ये इंदौर शहर में ही करवाए जाते थे। 2019 में कमलनाथ सरकार ने भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इंदौर में करवाया था, लेकिन इस बार जो है मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में है और वो जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के नाम से इस समिट को करवा रही है। इससे पहले उज्जैन में भी इसी तरह का एक समिट 2024 की शुरुआत में हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जगह रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश को क्या फायदा होने जा रहा है? क्योंकि जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में हुए, आलोचकों का मानना है कि जितना पैसा इन GIS को करवाने में खर्च किया गया, उतना शायद इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया। हालांकि GIS करवाने के बाद अरबों रुपए के निवेश के MOU साइन होने के दावे अक्सर किए गए। तो अब सवाल यही है कि क्या नाम बदलने से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा या ये पुरानी शराब जो है नई बोतल में एक बार फिर से पेश की जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जैसे ये चेंज हुआ है नाम, अब रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य जो सामने आ रहे हैं उसमें जो क्लेम कर रही है सरकार के अनिल अंबानी जो है 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति खुद बैंकरप्ट हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछा गया था तो उनका जवाब ये था कि भाई अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हमारा क्या ले जाएगी, जमीन तो यहीं की यहीं रह जाएगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो GIS हुआ करता था उसका कोई ऑडिट कभी हुआ नहीं कि कितना इन्वेस्टमेंट आया। एक GIS 6.85 लाख करोड़ का दावा उन्होंने किया, MOUs किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। JP इंडस्ट्रीज का बड़े बड़े दावे हुए लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है इस तरह के समिट करवाने से? इस तरह के जो समिट होते हैं केवल आई वॉश होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। आप पुराने दौर में चले जाएंगे, जो 2000 से पहले का जो दौर था उसमें भोपाल में गोविंदपुरा बन गया, कोई GIS नहीं हुई। मंडीदीप बन गया, कोई GIS नहीं हुई। मालनपुर बन गया, कोई GIS नहीं हुई। लोग आए, इंडस्ट्री लगाए। अब झुंझुनवाला का तो HEG इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आए, इसकी जरूरत नहीं होती। बेसिकली जो समस्या ये हो गई है कि सरकारों को ये लगता है कि अब हमें इंडस्ट्रीज के पास जाना चाहिए, लेकिन जिसकी जरूरत है वो खुद सरकार के पास आएगा। आप पॉलिसी बनाइए, आप क्यों जाएंगे? आप जाते हैं तो उसका क्या होता है कि एक MOU होता है, आप उसको लैंड दे देते हो और उसके बाद वो लैंड होल्ड करके बैठ जाता है। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि पिछले 20 साल में जितनी इंडस्ट्रीज पर लैंड नहीं लगी, वो जितनी इंडस्ट्रीज नहीं लगी जितनी लैंड पर, उससे दुगनी तिगनी तो लोगों के पास होल्ड है। जी बिल्कुल। और अभी भी आप देखिए जो बात हो रही है कि आस्था में एक एथेन क्रैकर प्लांट आना है, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, गैल का प्रोजेक्ट है वो, और उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी बात हो रही है, लेकिन उसमें कोई सरकारी लैंड या उस तरह की लैंड इन्वॉल्व नहीं है, उसमें प्राइवेट लैंड है। जी। तो सीहोर की जो फर्टाइल लैंड पर आप ये प्रोजेक्ट क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा, अधिग्रहण आप करेंगे, जमीनों का आप उसका जो एक उनका रोजी रोजगार चल रहा है उससे वंचित हो जाएगा, फिर रोजगार देने का क्या मतलब है? बेसिकली जो प्रॉब्लम यह है कि मध्य प्रदेश में आप क्या गुजरात की नकल करते हैं। गुजरात में बहुत सारी लैंड ऐसी थी जहां कोई कृषि भूमि नहीं थी, वो तो आपको आसानी हुई। तो जैसे मोरबी की जमीन है, वहां बड़ा प्रोजेक्ट आया तो मोरबी में तो कोई एग्रीकल्चर था नहीं, तो ऐसी जगह चल जाता है। आप देखिए तो एक बताइए कि चंबल का जो अपने बीहड़ है, बीहड़ की जो लैंड को लेकर बहुत बात होती है, वहां क्यों नहीं प्रोजेक्ट लाते आप? वहां तो आपको कोई लैंड एक्वायर नहीं। जो ये एक तो मैंने आपकी बात को आगे ले जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे और पूछना भी चाहता हूं कि एक जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है या रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव है, ये एक मौका है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को विदेश जाने का, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने का, बातचीत करने का, पैसा खर्च करने का।
कुल मिला के ये पैसा इन्वेस्ट, एक माहौल बनाया जाता है और माहौल बनाने के बाद एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ एमओयूज होते हैं और एमओयूज के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आया, बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं वो आता है और कोई उसको पूछ परख करने वाला नहीं है। सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो अप्रोच थी, बहुत जम्बूरी टाइप का बहुत बड़ा शो करना, इंदौर में बहुत बड़ा शो होता था, वहां रहने सहने की भी बहुत अच्छे होटल्स वगैरह थे, ये क्लेम किया जाता था। क्या जो अप्रोच मोहन यादव सरकार की है कि हम इसको रीजनल लेवल पे ले जाएंगे, जैन में हुआ, अब जबलपुर में होगा, भोपाल में भी लाएंगे ताकि बाकी सेंटर्स भी डेवलप करें इंडस्ट्रियल हब की नजरिए से, क्या वो सक्सेसफुल होने की उम्मीद आपको लगती है? देखिए, जो अप्रोच रीजनल जो है उनकी इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की है या आपको जीआईएस के तरह का आपको आयोजन करने की, वो पहले भी शिवराज जी ने भी किया था। ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट की, सागर में की, लेकिन 2 जगह के बाद वो आगे बढ़ नहीं पाई। तो आप करते तो रहे, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए ना। ये मुझे जैसा याद आता है, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया था, जैसे उज्जैन को किया था कि उन्होंने नॉलेज सिटी के तौर पर डेवलप करेंगे, इंदौर में किस तरह का प्रोजेक्ट लाएंगे, ग्वालियर में क्या लाएंगे। सरकार बदली 2003 में तो वो प्रोजेक्ट चला गया। आप यदि बुंदेलखंड में जा रहे हैं, सागर में आप करना चाहते हैं या जबलपुर में करना चाहते हैं, तो वहां आप किस तरह के उद्योग लाना चाहते हैं। अच्छा। और जो जब तक ये नहीं होगा, देखिए किसी की भी मर्जी आई, जैसे अनिल अंबानी का आप जिक्र कर रहे थे, वो डिफेंस का प्रोजेक्ट कोई पहली बार अनिल अंबानी का चर्चा में नहीं आया। पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, इसी डिफेंस प्रोजेक्ट की बात हुई थी कि वो मध्य प्रदेश में लाने वाले हैं। शिवपुरी की भी बात हुई थी, अलग अलग जगह की बात हुई थी, भोपाल की बात भी हुई थी। भोपाल में उनका एक नॉलेज सिटी की बात थी, उन्होंने जमीन भी ली थी, वापस भी कर दी। तो आप केवल अनिल अंबानी इतना बड़ा नाम नहीं है, लोगों को जिनको करना है, मैंने कहा ना, जिनको करना है उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास चलकर आ रहा है, खुद चलकर आ रहा है, वो लगाना चाहता है, उसे लगता है कि हमारे लिए ये जो चाहे भौगोलिक इसकी स्थिति ऐसी हो या यहाँ संसाधन हो, उसको लगता है कि यहाँ हमको माइनिंग एंड बेस्ड इंडस्ट्री लगाना है या कोई भी दूसरी लगाना है, तो वो अपने आप आएगा। आप आज उसे क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, बात यही होती है। जैसे अंबानी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये बैड ऑप्टिक्स मध्य प्रदेश के लिए हो गया कि जो व्यक्ति खुद बैंकरप्ट है, जो डिक्लेयर किया है कहीं उन्होंने बैंकरप्सी, या उनके पास पैसा नहीं है, एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि उनके क्रेडिट कार्ड्स भी किसी और के वोट लेके चलते थे, अब उस व्यक्ति ने जिसने पहले अपना लैंड लिया था और फिर वापस कर दिया था, अब उनको आप क्लेम कर रहे हो कि वो आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक कोई बहुत अच्छा मैसेज ये जो समिट आप करने जा रहे हैं, कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया है? देखिए, कई जो एक बुके होता है ना, उस बुके में बहुत सुंदर सुंदर से फूल होते हैं, तो आप कई बार अपने बुके को आप कैसा बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। यदि आप ऐसे फूल लगाना चाहते हैं उसमें जिनमें ना तो लोगों का आकर्षण है और ना उसमें वो जो खिला हुआ है ठीक से वो मुरझाने की स्थिति में है खुशबू, तो आप उससे आपका जो पूरा सोच है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप अनिल अंबानी की जगह मुकेश अंबानी कोई प्रोजेक्ट ला रहे होते तो हो सकता है कि शायद बात होती। आप देखिए, मुकेश अंबानी मध्य प्रदेश नहीं आते, वो मतलब कोई चीफ मिनिस्टर से मिलने या उसके लिए नहीं आते। कमलनाथ जब थे तो उन्होंने अपनी खुद की जो व्यक्तिगत हैसियत थी उसका प्रभाव का उपयोग करके कई लोगों से डायरेक्ट डायलॉग करके और लोगों को तैयार किया कि आप हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। इसमें पर्सनल रिलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि साहब हम 1 रुपए का पावर में आपको कंसेशन दे देंगे या आपको जो लैंड है हम वो दे देंगे। केवल इतनी चीज नहीं होती, क्योंकि वो लैंड है बहुत आपने दे दी, सारे राज्य वही दे रहे हैं। अच्छा, एक टर्म होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अक्सर इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई कितना आसान है मध्य प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में बिजनेस करना। उसका आंकलन करने के बाद इन्वेस्टर आता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है या तो बाकी जो सिस्टम बना हुआ है, सरकारी तंत्र जो है, क्या वो इतना सिस्टम को इतना आसान बनाने में कामयाब हुआ है मोहन यादव सरकार कि बाहर का इन्वेस्टर जो है उसके प्रति आकर्षित हो? क्योंकि कमलनाथ, जैसे कि आपने जिक्र किया, उन्होंने काफी कोशिश की थी। उनका कहना ये होता रहता था कि भाई आप अट्रैक्टिव बनाइए डेस्टिनेशन को, अगर आपका डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली पैदल चलकर आएगा। एक बहुत सिंपल सी चीज होती है जो हमारे गवर्नेंस में वो होना चाहिए हमेशा, जो अब नहीं है, खत्म हो गई है। आप जितने बड़े भवन में बैठेंगे या जितने सुरक्षादार भवन में बैठेंगे उतने कम लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि उसको पास बनाना है, सिक्योरिटी चेक कराना है, ये सब सरकार में क्यों होना चाहिए?
कोई आए, वो उसने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा अधिकारी के पास और अपना चीज सामने रखे। आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, आपके लिए ये सब करने की आवश्यकता क्या है? तो अप्रोच यहां से स्टार्ट होता है। अप्रोच पॉलिसी पेपर से स्टार्ट नहीं होता। अप्रोच ये होता है जब आपका विंडो खुला हो, आपके दिमाग की खिड़कियां खुली हो कि हमारे पास ये जो है एक कोई टायर का प्रोजेक्ट लेकर आया है, तो इसकी बात हम सुने, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके अनुसार हम पॉलिसी को फ्रेम करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और इसको जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो पैसा वो यहाँ लगा रहा है, यहाँ के मार्केट में आप कैसे लाएंगे? उसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, जमीन यहाँ है, बिजनेस यहाँ है, बिलिंग वो मुंबई कर रहा है, जीएसटी मुंबई से पे कर रहा है, इनकम टैक्स मुंबई से पे कर रहा है, आपको क्या लाभ है? तो यहाँ थोड़ा बहुत रीजनल लेवल पे या क्षेत्रीय स्तर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट, अगर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसका भी क्या होगा कि एम्प्लॉय का जो टीडीएस कट रहा है वो भी मुंबई ऑफिस से कट रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस से कट रहा है। प्लस यहाँ उस तरह का आपके पास स्किल्ड लेबर है या नहीं है, ये भी एक सवाल है। तो इसको देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि स्किल्ड लेबर पर जब हम आते हैं तो आपको एजुकेशन उस हिसाब से डिजाइन करना पड़े। जो सिलेबस की बात होती ना कि आप एनसीईआरटी ने इसमें चेंज कर दिया, उसमें चेंज कर दिया, तो एक जो कंसेप्ट पेपर होता है या विजन पेपर होता है, उसमें ये होता है कि आने वाले 10 साल में, जैसे मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आईटी इंडस्ट्रीज का बहुत बूम था, तो फिर ये हुआ बहुत सारे आईटी कॉलेजेस खुले, सीट्स अलॉट हुई उनमें। तो आज आप देखिए कि आईटी सेक्टर में इतना प्रेशर हो गया है कि लोग अब बेरोजगार होने लगे हैं। तो अब आपको नए एरिया आइडेंटिफाई करने होंगे, तो नए एरिया आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको कॉलेज में उनको सीट देनी पड़ेगी, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल तो तभी होगा ना। तो हमने मध्य प्रदेश को लेकर एक पता नहीं क्यों ऐसी धारणा बनाई हुई है सरकारों ने कि यहाँ जो अनस्किल्ड लेबर है, मजदूर किस्म के लोग, सस्ती लेबर मिल जाती है यहाँ, और बाकी जो लोग हैं वो स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे यही है कि कैसे देख रहे हैं भाई, आने से अभी तो सरकार का पहला ही साल है मोहन यादव जी की सरकार का, लेकिन आने वाले दिनों में क्या जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है मध्य प्रदेश में वो सुधरेगा? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके हालात क्या सुधरेंगे? क्या आपको लगता है कि जो सरकार जिस राह पर निकली है सही चल रही है, सही कदम उठाया है, या कुछ और करने की जरूरत है, या डायरेक्शन गलत हो गई है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। नया मुख्यमंत्री है, नए सोच के साथ आना चाहिए थी। उज्जैन में आ रहे हैं नए सोच के साथ कि हमको मेडिकल डिवाइस पार्क लगाना है। एक जरूरत है कि आपको फार्मा इंडस्ट्रीज के बाद आपको मेडिकल डिवाइस की भी आवश्यकता है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। इसके साथ ये सोचना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो गई हैं, जिनकी लैंड हमारे पास है, तो नई लैंड के बगैर हम नई इंडस्ट्रीज वहां लगा सकते हैं क्या? ऐसे कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां आज की तारीख में जो लैंड है उस पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, बहुत सारे बंद होने की कगार पर है। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये बंद क्यों हुई। सबसे आप शुरू करेंगे ये बंद क्यों हुई, तो शायद हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब आगे की आपकी जो पॉलिसी है उसमें ये आप शामिल कर सकें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो आयरन इंडस्ट्रीज होती है, जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है, उसमें नए इंडस्ट्रीज को हमेशा सरकार कंसेशन देती है, इलेक्ट्रिक पावर में एक कंसेशन देती है। अब लेकिन जिसको आप कंसेशन देंगे, मीटर में बिजली का जो खपत है उसको आपने यदि कंसेशन दे दिया, तो जो पुरानी इंडस्ट्रीज है जिसका कंसेशन खत्म हो गया, तो वो कॉम्पीट कैसे करेगी? तो उसका बिजनेस तो बैठ जाएगा। तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट आपको करना पड़ेगा। तो जो पहले मध्य प्रदेश में, इससे पहले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हुए हैं, हो सकता है उससे कोई इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट उससे जो है मध्य प्रदेश में आया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार को नए प्रयास नहीं करने चाहिए। मोहन यादव की सरकार को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो कोशिश नई चीज करने की कर रहे हैं, और इसी कोशिश के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का नाम बदल करके रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव किया गया है। साथ ही साथ क्षेत्रीय इसको बनाया गया है। उज्जैन में पहले हुआ, अब जबलपुर में हो रहा है, भोपाल में भी होगा। तो कोशिश यही है कि रीजनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो और रीजनल हब्स जो है बिजनेस के डेवलप किए जाएं। ऐसा क्या संभव होगा, क्या मोहन यादव सरकार को कामयाबी मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो पहले समिट हुए थे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, उससे कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया है। ये जरूर उनको ध्यान में रखना होगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।